हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसवी में। लास्ट क्लास में हमने एसटी कॉलेज के लाइफ के ऊपर डिस्कशन किया था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला था और आपको काफ़ी अच्छा लगा था इसे करने में। तो चलिए आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि इनके वर्क से रिलेटेड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत ही शुरू में बताया है कि हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दें ताकि समय ज़्यादा ना बीते और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 5 to 6 points. The point one is the Alan Harp that was published in 1795 and reflection on having left a place of retirement that is also published in 1795 and it is the part of the Alan Harp. थर्ड पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो कि हम वॉल्ट विटमैन के जो पार्ट है जो उसने वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था। इनका जिक्र इसमें दोबारा है, इसलिए आज हम ये करने वाले हैं। बैलेट पोएम क्या होता है, आज ये हम सीखेंगे कि बैलेट पोएम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स एंड एनवो क्या होता है, वर्ड्स किसे कहते हैं और एनवो क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि 1830 में हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, किस पर्पज से हुआ था, ये भी आज हम सीखेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि आज हम करने वाले हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एसटी कॉलरिज जो कि 1772 में पैदा हुए थे और 1834 में इनकी डेथ हुई थी। रोमांटिक पोएट थे और ये ऐसे रोमांटिक पोएट थे जिनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट कहा जाता है। इनके बाद जो रोमांटिक पोएट्स आए होंगे वो जॉन कीट्स थे, पीबी शैली थे और विलियम वर्ड्सवर्थ थे और शेक्सपियर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ तो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो द एलन हार्प जो कि 1795 में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले मैं देखना है कि एलन हार्प का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका अगर लिटरली मीनिंग देखें तो एलन हार्प का मतलब होता है इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क विद द पासेस ऑफ द एयर। अगर इसके आसपास कोई एयर जाती है तो ये अपने आप काम करना शुरू कर देता है। दिस इज अ कन्वर्सेशनल पोएम दैट्स मीनिंग इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासेस थ्रू इट। ठीक है, इससे जब भी कोई एयर पास करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस पोएम डिस्कस द कॉलरिज एक्सपेक्टेशंस फॉर मैरिज। देखिए, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी मैरिज को लेके उसके भी आप पे ही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं इनके बारे में कि कॉलरिज जो थे वर्ड्सवर्थ के बहुत अच्छे दोस्त थे और वर्ड्सवर्थ की जो मिसेज थी उनकी जो सिस्टर थी वर्ड्सवर्थ की, तो उनकी सिस्टर से ये प्रेम करते थे लेकिन बता नहीं पाते और इसी वजह से उनकी शादी कहीं और हो जाती है और फिर इनकी शादी इनसे होती है सारा फ्रिकर से। सारा फ्रिकर से कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उससे भी बिफोर मैरिज कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मुझे ये चीज़ें जैसे कि सभी लोग करते होंगे शादी से पहले कि भाई मुझे ये चीज़ें करना है, ये मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ से एक्सपेक्टेशंस है। तो ये भी कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो कि इन्होंने अपनी बुक में इसे पब्लिश किया है एंड उसका नाम इन्होंने दिया है एलन हार्प। ठीक है, और एलन हार्प का मतलब बता दिया है। देखिए, इसका जो इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासेस थ्रू इट, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप धीरे धीरे फील कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अपने आप ही फील करेंगे। ठीक है, आपको कुछ मोटिव नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है अपने आप ही एयर के चलने पर, तो उस टाइप की आपको लाइफ में एयर की जरूरत है। ठीक है, एयर मीन्स यहाँ पे ये पर्सोनिफाई किया गया है कि अच्छे अच्छे लम्हों की जरूरत है, पॉजिटिवनेस की जरूरत है, पॉजिटिव वाइब्स की जरूरत है। तो ये सब चीजें हैं। होप सो कि आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, बेसिकली अगर इसका हम लिटरली मीनिंग देखें तो ये आपको बताया जा रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में रिप्लेसमेंट मतलब रिटायरमेंट के पास जा रहे होते हैं तो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मींस रिटायरमेंट इन्होंने ये बताया है कि आफ्टर मैरिज जो आपका टाइम आता है, जो कि आप अब जो आपने एक्सपेक्टेशंस की थी वैसे ही आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिली है, तो अब आपके साथ क्या होगा, अब आपकी लाइफ कैसी है। तो इसको इन्होंने एज अ रिटायरमेंट कहा है और उस रिटायरमेंट के लिए इन्होंने ये भी बताया है कि कैसा लगता है जब आप उससे पीछे जाने वाले हैं, यानी कि उससे आपका पीछा छूटने वाला है लेकिन आपका बहुत कुछ खो गया है। तो बेसिकली इन्होंने ये बताने की कोशिश की है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एलन हार्प। एंड एलन हार्प पोएम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। वेयर कॉलरिज टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज आफ्टर सम ईयर्स ऑफ मैरिज वेयर नेचर ब्यूटी कैन नॉट इफेक्ट द मूड ऑफ पोएट। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो दुखी हो चुके हैं अपने मैरिज लाइफ से कि जो नेचर की ब्यूटी है वो उसको भी मतलब एक तरह से मन में अंदर क्रिटिसाइज करने की भावना है मगर कर नहीं पा रहे हैं और उसको भी वो इफेक्ट नहीं कर पाता। यानी इतनी सुंदरता है हमारी प्रकृति में, उस सुंदरता से
की तरफ उनका आकर्षण ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है। इट वॉज यूज्ड इन 1781 एंड इट इज अ मेथड ऑफ राइट टू एनी काइंड ऑफ पोइट्री, लेटर नहीं है, एनी काइंड ऑफ पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसे। ड्रामा भी इसमें लिखा जा सकता है, और ये इस बिहाफ पे लिखा जाता है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है बट यू डोंट हैव एनी एविडेंस, आपके पास ना कोई एविडेंस है इसका, ना कोई प्रूफ है, तो इस पे आपने एक वो लिख दिया है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट यूज किसने किया था? एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने इसे फर्स्ट यूज किया था, और ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जिनका जन्म हुआ था 1819 में और डेथ हुई थी 92 में। इसके बाद जो इनको यूज किया गया था इस टर्म को, यूज्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने यूज किया था, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, तो होप्स हो कि आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बैलेट पोएम क्या होता है। इट इज इन वर्स फॉर्म with main 3 stanzas and 1 envo. The first 3 stanzas are 8-line stanzas while envo have 4 lines. envo कहते हैं जब आप एक ऐसी लाइन लिख रहे हैं जहां पे पूरी पोयम का एक तरह से कंक्लूजन है, उसे एनवो कहते हैं। और जो वर्स होता है, वर्स उसे कहते हैं कि एक ऐसा पोयम जिसमें आप रिदम और राइम दोनों का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर से समझते हैं। इट इज इन वर्स फॉर्म, ये एक वर्स फॉर्म में होता है, जो बैलेड होता है वर्स फॉर्म में होता है, और यहाँ पे 3 स्टेंजास की होती है, यानी कि इसमें 3 स्टेंजा होती हैं। 3 स्टेंजा में ये पूरी एक आपका जो है बैलेड पोयम तैयार होता है, और जो 3 स्टेंजास होती हैं उसमें 8 लाइन्स होती हैं, यानी कि एक स्टेंजा में 8 लाइन होता है, और हर 8 लाइन होते हैं, यानी कि 8 लाइन का मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए 3 स्टेंजास हैं, 8 लाइन्स हैं एक स्टेंजा में, ठीक है। वाइल एनवो हैव 4 लाइन्स, तो इनमें अगर 8 लाइन्स हैं, देख सकते हैं आप, जैसे कि 3 स्टेंजास आर 8 लाइन्स, तो कितने हो गए टोटल? 24 लाइन्स हो गए। 24 लाइन्स में अगर इन्होंने 4 लाइन्स की एनवो दे दी, तो हर 6 लाइन बाद आपको हर 4 लाइन बाद आपको एक एनवो दिख जाएगा, मीन्स कि उस 4 लाइन का कंक्लूजन दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्स एंड एनवो क्या होता है? एज आई टोल्ड यू दैट वर्स इज अ ग्रुप ऑफ द लाइन टू मेक पोयम दैट हैव रिदम एंड राइम। वर्स उसे कहते हैं कि आप कोई पोयम बना रहे हैं जिसमें रिदम भी है और राइम भी है। पैटर्न इन इट, वाइल एनवो इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ पोयम ऑथर्स यूज टू इन देयर पोइट्री, ठीक है। ऑथर्स जो है ज्यादातर इसको यूज किया करते हैं अपनी पोइट्री में, और मैंने आपको एनवो भी बता दिया क्या होता है। चलिए इसी के साथ आते हैं लास्ट हमारे जो टॉपिक है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो एक तरह से ये एक एरा भी है कि अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उससे पहले बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे मगर हुए नहीं थे। चलिए 1830 में हुआ था ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इट वॉज द मूवमेंट ऑफ चर्च वेयर इट्स मेंबर wanted a renewal of कैथोलिक एंड रोमन कैथोलिक। देखिए कैथोलिक और रोमन कैथोलिक में कुछ ऐसे ट्रेडिशन थे जो कि आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव टाइप के ट्रेडिशन रहे होंगे, तो उनको चेंज करने की डिमांड उठी थी, और डिमांड जो थी वो चर्च के मेंबर्स ने उठाया था, तो उसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो कि 1830 में हुआ था। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द एलन हार दैट वाज रिटन इन 1795, इट इज द स्टोरी ऑफ द पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ ऑफ एस.टी. कॉलरिज, कि वो इसको सोचते हैं कि मेरा जो मैरिज होने वाली है तो उससे मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस है, किससे होने वाली थी? सारा फ्लीकर से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट। इट वाज आल्सो रिटन इन 1795 एंड दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द एलन हार। इसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ देख ली है, और किस तरह से उन्होंने एक्सपेक्टेशन जो किया था वो वैसा बिल्कुल नहीं है, और वो अपने इस मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, इतने ज़्यादा टेंस्ड हैं कि आसपास की उनको नेचर की ब्यूटी भी नहीं दिख रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म दैट वाज इन यूज्ड इन 1781 एंड इट वाज द पैटर्न ऑफ राइट एनी पोइट्री, ड्रामा एंड स्टोरीज दैट हैव बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव एनी एविडेंस। ये एक ऐसा पैटर्न था जिसमें कि आप किसी भी पोइट्री को, कहानी को, ड्रामा को लिख रहे हैं तो वो आप अपने एविडेंस पे लिख रहे हैं, ठीक, सॉरी, आप अपने एक्सपीरियंस पे लिख रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और ना ही आपके पास कोई उसका प्रूफ है। सॉरी।
पहली बार यूज किया गया था ये 1890 मतलब वॉल्ट विटमैन के द्वारा, जो कि 1819 में पैदा हुए थे, 92 में इनकी डेथ हुई थी। और इसके बाद ये इमैनुअल कांट के जरिए यूज किया गया था। नेक्स्ट है आपका बैलेट पोएम। क्या होता है? देखिए बैलेट पोएम बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ये एक वर्स पोएम होता है जो कि 3 स्टेंजा, इसमें मेन 3 स्टेंजास होती हैं और फर्स्ट 3 स्टेंजास में 8 लाइन्स होती हैं, हर स्टेंजा में 8 लाइन होती हैं। और इस वर्स मतलब इस टाइप के बैलेट पोएम में हर एनवॉय होता है, मतलब ये जो आपने देखा है एनवॉय होता है, हर 4 लाइन्स के बाद एक एनवॉय दिया होता है, और वो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है कि कैसे है। नेक्स्ट आते हैं वर्स एंड एनवॉय क्या होता है। तो वर्स इज अ ग्रुप ऑफ लाइन टू मेक पोएम दैट हैव रिदम एंड राइम। इनमें रिदम भी होता है और राइम भी होती है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे पोएम आगे चलती है। एनवॉय उसे कहते हैं कि आप किसी पोएम में उस पोएम का पर्टिकुलर कंक्लूजन लिख रहे हैं, दैट इट इज कॉल्ड एनवॉय। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट दैट हैपन in 1830, and it was the movement that started by the church members who wanted to resources, and who wanted to movement to restart the new situation, new ideas, new thinking, and they boycotted the traditional thinking। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि स्टार्टिंग थी इस बात की कि जो भी ट्रेडिशनल मूवमेंट है, जो कि कंजर्वेटिव थिंकिंग है, उनको थोड़ा सा बदलाव किया जाए, जो कि रोमन कैथोलिक और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में देखा जा सकता था। तो होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है काफी अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश की गई है। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, सॉरी आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक डाल दिया गया है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक तो आपका लाइफ है, एक आपका वर्क है, और एक आपका क्विक ग्लांस है। उस क्विक ग्लांस में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उस क्विक ग्लांस में आप एग्जाम से 1 घंटे पहले भी देखेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। तो होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई पॉजिटिव वर्क ऐसा जरूर कीजिए जिससे समाज का पॉजिटिव वे में भला हो सके और लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकें और स्टडी आपस में कर सकें और एक अच्छी चेन बन सके, समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।